बात करते हैं सेक्शन 43 के एक्सप्लेनेशन की, स्पष्टीकरण धारा 43। हमने अब तक सेक्शन 43 में ये जाना जहां एक से ज्यादा प्रोमिसर्स हैं तो क्या स्थिति है। जैसे एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे ABCD, ये 4 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं जिन्होंने ई को संयुक्त रूप से वचन दिया है 2 लाख रुपए चुकाने का। 2 लाख रुपए चुकाने की किसकी? इन चारों की जिम्मेदारी है। हमने ये जाना सेक्शन 43 में कि ये प्रॉमिसी ई नाम का व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को भी बाध्य कर सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करिए। परफॉर्मेंस के लिए ये प्रॉमिसी क्या कर सकता है? सिर्फ एक प्रॉमिसर को भी बाध्य कर सकता है। और जब ये किसी एक व्यक्ति को बाध्य करके, जॉइंट प्रॉमिसर्स में से किसी एक व्यक्ति को बाध्य करके रकम वसूल कर लेता है तो इसकी तो यहाँ जो राइट थे वो समाप्त हो गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया क्योंकि इसको 2 लाख रुपए मिल गए। अब ये व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति जिसने पूरा सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर दिया है, वो क्या करेगा? बाकी लोगों से अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन ले सकेगा। इन चारों की जिम्मेदारी थी 50,000 रुपीज पे करना। 2 लाख रुपए पूरे पे कर दिए ई ने, तो अब ए क्या करेगा? बी, सी और डी से ये रकम वसूल कर सकेगा, यानी 50,000 तीनों से ले सकता है। हमने यहाँ ये बात की थी कि अगर एक व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता है, मान लीजिए डी की जिम्मेदारी क्या थी? 50,000 पे करना। इसने क्या किया? 20,000 रुपए तो पे कर दिए, बाकी 30,000 रुपए ये पे नहीं कर पा रहा, लॉस हो गया है 30,000 का। इसका कहना यह है कि मैं अब इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में हूं, मेरा ये 30,000 रुपए की रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। 20,000 इसने अपने हिस्से के दे दिए। अब ये 30,000 का लॉस किसने बेयर करना है? ए, बी और सी ने। ये तीनों लोग इस लॉस को इक्वल बांटेंगे, यानी 30,000 का लॉस है तो 10,000 ये तीनों ए, बी और सी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब तक आपने ये जाना है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर पोजीशन कौन सी है? गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की है। तो यहाँ पर अगर श्योरिटी ने कुछ पैसा प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को दिया, हमने क्या देखा सेक्शन 126 में कि 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच का, एक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच का, और तीसरा किसका? प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच का है। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन ये है कि श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो यहाँ श्योरिटी इस रकम को प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन 43 की कोई बात इनके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे जहां एक व्यक्ति प्रिंसिपल डेटर की भूमिका में है और दूसरा श्योरिटी की भूमिका में है। ना तो प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी से कुछ रकम ले सकता है और श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर से रकम वसूल कर सकेगा जो उसने दी है। इलस्ट्रेशन को हम देखते हैं इस तरह से। मान लीजिए ए और बी ये दोनों व्यक्तियों ने मिलके क्या किया है? सी से पैसा उधार लिया है। ए और बी जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं सी को क्या देने का? 2 लाख रुपए देने का, जिसमें से ए की भूमिका है एक्चुअली वो है प्रिंसिपल डेटर और बी तो कौन है? श्योरिटी के रूप में है। ये पैसा नहीं ले रहा, ये सिर्फ गारंटी दे रहा है, लेकिन ये जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं किसको? सी को, कि हम आपको 2 लाख रुपए चुकाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? सेक्शन 43 वाले कंसेप्ट को अगर हम एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे तो होता क्या है कि अगर ये 2 लाख रुपए ए ने नहीं चुकाए तो कौन चुकाएगा? बी चुकाएगा। 43 का कंसेप्ट क्या कहता है? जॉइंटली प्रॉमिस में किसी एक को भी बाध्य किया जा सकता है। तो सपोज यहाँ पर अगर ए पैसा नहीं चुका रहा, डिफॉल्टर हो गया है वो, तो पैसा कौन चुका रहा है? बी ने यहाँ पर सी को 2 लाख रुपए चुका दिए। तो वैसे जॉइंट प्रॉमिसेस का कंसेप्ट तो क्या कहता है? अगर ये लॉस हो गया है, एक ने नहीं चुकाया तो दूसरा चुकाएगा, दूसरा जॉइंट प्रॉमिसर चुकाएगा, उस लॉस को बेयर करेगा। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति जिसने पैसा चुकाया है ये अगर श्योरिटी के रोल में है तो फिर ये प्रिंसिपल डेटर से रकम वसूल कर सकेगा। इस बात से ये सेक्शन नहीं रोकेगा और ना ही ये सेक्शन प्रिंसिपल डेटर को इस बात की इजाजत देगा कि वो श्योरिटी से कहे कि तुम कंट्रीब्यूशन करो। ऐसा नहीं होगा। तो सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन जो लैंग्वेज कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है वो एज इट इज रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा।
और श्योरिटी का जो राइट है वो भी एज इट इज रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ ये आपको सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक को रिलीज किया गया है, मुक्त किया गया है लायबिलिटी से, तो उसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति को जिम्मेदारी से फ्री किया गया, रिलीज किया गया कि अब जो पेमेंट करना है वो किसको करना है, बी, सी और डी को करना है। ई का कहना यह है कि ए को वो लायबिलिटी से फ्री कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी लोग भी डिस्चार्ज हो जाएंगे लायबिलिटी से। अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक को रिलीज किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि बाकी प्रोमिसर्स भी रिलीज हो गए। सबसे पहला रूल तो ये है। सेक्शन 44 में दो बातें हैं, जिसमें पहली बात क्या है कि अगर एक व्यक्ति को एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज किया गया है तो उसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स भी रिलीज हो गए हैं। दूसरी बात, अगर इस ए नाम के व्यक्ति को यानी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी रिलीज हो गया है। ये जिम्मेदारी से किसकी तरफ फ्री हुआ है, सिर्फ प्रोमिसी की तरफ जिम्मेदारी से फ्री हुआ है। लेकिन ये जॉइंट प्रोमिसर्स का अपना आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत वो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने के लिए बाउंड है, जैसा कि हमने प्रीवियसली सेक्शंस में भी देखा है। तो यहाँ अगर ये प्रोमिसर जो है रिलीज कर दिया गया है प्रोमिसी के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स इससे कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। ये तो कंट्रीब्यूशन लेंगे क्योंकि इनकी तो जिम्मेदारी, एक ही जिम्मेदारी इनके प्रति तो बनती है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ किसके प्रति समाप्त हुई है, ई के प्रति यानी प्रोमिसी के प्रति, क्योंकि इसने इसे आजाद कर दिया, रिलीज कर दिया। लेकिन अभी इन बी, सी और डी के प्रति जो कॉन्ट्रैक्ट है, कंट्रीब्यूशन करने का कॉन्ट्रैक्ट, उनके प्रति ए जिम्मेदार माना जाएगा, यानी ये जॉइंट प्रोमिसर जिम्मेदार माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 45। ये क्या कहता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। इससे पहले हमने बात की थी लायबिलिटीज की, कि जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की किन किन लोगों की है। तो हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनकी लायबिलिटी है, और या फिर उनके डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ बात हो रही है राइट्स की। अधिकार किसका है, अधिकार किस बात का, दावा कर क्लेम किया जा रहा है कि आप परफॉर्मेंस मांगने का दावा, अधिकार। तो ये राइट जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं, अधिकार अपना मांग सकती हैं, यानी परफॉर्मेंस के लिए दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर सकती हैं। अगर मान लीजिए पार्टी की डेथ हो गई है तो उसकी जगह कौन ले लेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले लेगा। तो जैसे जो सर्वाइवर्स हैं, जैसे ए की डेथ हो चुकी है, बी, सी और डी अलाइव हैं, तो बी, सी, डी और ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये क्या करेंगे, ई से यानी सेकंड पार्टी से डिमांड करेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करिए। इस बात के लिए अधिकार रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि अगर दूसरे पक्षकारों की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए मांग कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, अगर कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसी सेक्शन में ही आपको बताया गया है कि अगर कोई विपरीत करार किया गया है, यानी जिसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अधिकार केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को है, उनकी डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं है, तो ऐसा विपरीत करार यानी कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट करने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट नहीं रहेगा, केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का ही राइट होगा परफॉर्मेंस के लिए डिमांड करने का। या फिर कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का ही है जिसे कि पर्सनल एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट किया जा सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसको कंप्लीट नहीं करवा सकता, तो ऐसी स्थिति में भी उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिमांड नहीं किया जाएगा। तो ये था सेक्शन 45 जहां हमें पता चला डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स के।